हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय स्टडी एंड स्टडी क्लासेस। माई सेल्फ सुरेश कुमार। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज का हमारा क्लास एक महत्वपूर्ण करंट इशू पे है जो आईएएस पीसीएस एग्जामिनेशन के साथ साथ किसी भी एग्जामिनेशन के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। ये प्री और मेंस दोनों के लिए सहायक क्लास होगा आपका। इसमें हम देखेंगे आसियान का 36वां शिखर सम्मेलन, फिर साथ ही हम देखेंगे कि आसियान क्या है, और सबसे बढ़कर यहाँ पे हम आसियान का भारत के साथ आर्थिक सांस्कृतिक संबंध पे चर्चा करेंगे, और ये भी चर्चा करेंगे कि आसियान के साथ भारत अपनी किस तरह से कूटनीतिक और राजनीतिक संबंध को चीन के प्रतिक्रिया के रूप में साध सकता है। दोस्तों, आप मेरे साथ ऑनलाइन क्लास के लिए जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन क्लास में बीपीएससी के लिए मैं जल्दी क्लास शुरू करने वाला हूं। पहले ऑप्शनल हिस्ट्री के लिए क्लास शुरू होगा। नोटिफिकेशन के बाद जीएस की भी क्लास प्री और मेंस दोनों के लिए स्टार्ट होगा। तो आप मेरे साथ जुड़ने के लिए 8368196379 पे संपर्क करें। ऑप्शनल हिस्ट्री की क्लास जल्दी शुरू होने वाला है। चलिए, आज हम बात करते हैं आसियान का 36वां शिखर सम्मेलन पे, जो 26 जून 2020 हनोई यानी वियतनाम की राजधानी वियतनाम में ही हुआ था। ये आसियान का 36वां शिखर सम्मेलन हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आसियान के 36वां शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस वर्ष यानी 2020 के सम्मेलन की मेजबानी वियतनाम कर रहा है। इसके कारण वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुच इस सम्मेलन के अध्यक्ष होंगे। यहाँ से हमारे लिए कई सारे फैक्चुअल क्वेश्चन निकल के आएगा। एक तो 36वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा किया गया है, ये आप याद रखेंगे। इसका मेजबानी करने वाला कौन है? वियतनाम। हनोई में इसका आयोजन हुआ है, ये भी याद रखेंगे। और वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुच इसके अध्यक्ष रहे हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। इस सम्मेलन की अध्यक्षता इन्होंने किया है। यहाँ पे हमारे लिए इसका थीम थीम भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 36वां आसियान शिखर सम्मेलन का जो थीम है वो याद रखें, कोहेंसिव एंड रिस्पॉन्सिव। कोहेंसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान। इस साल का थीम रहा है, ये याद रखें, कोहेंसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान। ये थीम है आसियान शिखर सम्मेलन, 36वां शिखर सम्मेलन का। ये कॉन्फ्रेंस का फोटो है 36वां आसियान शिखर समिट का। ध्यान दें, 26 जून हनोई वियतनाम में आयोजित किया गया था। अब हम आसियान के बारे में देखते हैं कि आसियान क्या है। आसियान का पूरा नाम दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन अर्थात एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन आसियान है। इसकी स्थापना 1967 में 5 देशों द्वारा की गई थी। स्थापना वर्ष है 1967। इस पे मैं अभी चर्चा करता हूँ और डिटेल में। इसकी 5 संस्थापक देश थे, अभी मैं बता रहा हूँ, इसका नाम भी देखेंगे। इस संगठन का उद्देश्य क्षेत्रों में राजनीतिक सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। देखिए, यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए कुछ फैक्ट। आसियान का स्थापना 8 अगस्त, याद रखेंगे आप लोग, 8 अगस्त 1967 में 5 देशों के प्रयास से हुआ था। और यही कारण है कि आसियान दिवस के रूप में हम 8 अगस्त को रखते हैं, और 8 अगस्त को ही आसियान दिवस मनाए जाते हैं। आसियान की स्थापना 1967 में आसियान घोषणा पत्र कहे, या फिर और इसे आप बैंकॉक घोषणा पत्र कहें। बैंकॉक घोषणा पत्र
बैंकॉक घोषणा पत्र या आसियान घोषणा पत्र पे जो संस्थापक देशों के जो यहाँ पे सदस्य थे उनके हस्ताक्षर द्वारा आसियान की स्थापना हुई थी। और जो आसियान के 5 सदस्य यहाँ पे सम्मिलित थे इस घोषणा पत्र में, उनका नाम आप लोग याद करेंगे। बैंकॉक याद रखें, थाईलैंड की राजधानी है ये। और इसमें इंडोनेशिया, दूसरा मलेशिया, तीसरा है हमारा फिलीपींस, चौथा सिंगापुर, और पांचवा है थाईलैंड। ये 5 राष्ट्र आसियान के संस्थापक देश थे। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। और थाईलैंड, अभी हमने चर्चा किया कि थाईलैंड के बैंकॉक में ही इसकी स्थापना हुआ था, और यही कारण है इसे बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा हम कहते हैं आसियान की स्थापना हुआ था। तो ये याद रखेंगे, 8 अगस्त आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखेंगे, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है ये। वर्तमान में आसियान देशों की कुल संख्या 10 है, और इसमें इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, अभी हमने इसकी चर्चा की। इसके अलावा हम देखते हैं वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया, ब्रुनई, लाओस जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देश शामिल है। आसियान का मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्चुअल क्वेश्चन हो जाते हैं। थोड़ा सा आप ज्योग्राफिकल लोकेशन याद रखेंगे। ये आसियान ग्रुप के कंट्रीज है। देखें यहाँ पे सबसे पहले भारत से जुड़ा हुआ ये म्यांमार, इसके बाद हम देखते हैं लाओस है, इधर हम देखें वियतनाम, ये हमारा थाईलैंड का एरिया है, ये कंबोडिया है, म्यांमार, इंडोनेशिया, ये पूरा रीजन इंडोनेशिया का है सारा, और ब्रुनई और फिलीपींस। ये 10 अभी जो कंट्रीज है ये आसियान के मेंबर है, 10th मेंबर्स आप इसे देखें। और इसका जोग्राफिकल कंडीशन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, खास करके चीन को लेकर के। चीन का जो साउथ चाइना सी है उसको लेकर के, तो हमारे लिए काफ़ी मायने रखता है। और ये भारत के राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही हम देखते हैं कि आसियान का भारत के साथ जुड़ाव है, हम इस पे चर्चा करेंगे आगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक नज़रिए से भारत का आसियान देशों के साथ अगर हम बात करें तो क्या महत्वपूर्ण है। इससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक फैक्ट और बताना चाहूँगा। ध्यान दें, जैसे अभी हमने 5 देश की बात किया, 5 कंट्री जो संस्थापक कंट्री थे, और बाद में +5 इसमें जुड़ा है। तो ये इसके जुड़ने का थोड़ा सा मैं कंडीशन बता दूं आप लोगों को। देखिए, हम बात कर रहे हैं कि जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है उसमें 1975 में 1975 में यहाँ पे वियतनाम युद्ध समाप्त हुआ था। ध्यान रखेंगे, वियतनाम युद्ध समाप्त हुआ था, इसके कारण भी काफ़ी स्थिरता आई। इसके बाद हम हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण घटना बन जाती है 1991। और 1991 हम जानते हैं कि शीत युद्ध की स्थिति यहाँ से समाप्त होती है, और एक विश्व की राजनीति व्यवस्था में व्यापक रूप से बदलाव आता है। और इन दोनों बदलती परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि आसियान का जो अभी हमने देखा कि 5 सदस्य देशों ने मिलकर के इसकी स्थापना किया था बैंकॉक घोषणा पत्र से। इसमें हम देखते हैं कि बाद में यहाँ जुड़ना शुरू हुआ था, और इसमें सबसे पहले छठा देश के रूप में, 6 कंट्रीज के रूप में याद रखेंगे, ब्रुनई। ब्रुनई ये जुड़ा था 19
84 में जुड़ गया था, और मैंने अभी बात किया वियतनाम युद्ध के बाद जुड़ने वाला सबसे पहला ब्रुनेई था। उसके बाद वियतनाम जुड़ा था 1995 में। 1995 में वियतनाम। इसके बाद लाओस और म्यांमार, लाओस एंड म्यांमार, ये दोनों एक साथ जुड़े थे 97 में। और लास्ट में हम देखते हैं कि इसका सबसे अंतिम सदस्य बना था कंबोडिया। कंबोडिया ये इसका सदस्य बना था 1999 में। और आपने देखा कि इस तरह से 5 + 5 मिलकर के 10। अब 10 देश है आसियान के। तो ये याद रखेंगे कि किस तरह से इसके सदस्य संख्या का विस्तार हुआ था और कैसे कैसे विस्तार हुआ था, इसकी मैंने चर्चा किया आप लोगों के साथ। अब चलिए थोड़ा सा हम भारत के साथ आसियान की बात करें। तो यहाँ पे जैसा कि हमने बात किया कि भारत के लिए कि आर्थिक और सामरिक सांस्कृतिक नज़रिए से भारत के लिए आसियान एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हो जाता है। और हम देखते हैं आसियान देशों के साथ संबंध काफ़ी महत्वपूर्ण भी रहा है भारत का। और साल 1992 में भारत आसियान देशों के क्षेत्रीय स्तर पर साझेदार बनने के बाद 1996 से ही आसियान शिखर सम्मेलन में शिरकत करता रहा है। ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो साझेदार बना था भारत 1992 में, और 96 से इसके जो सम्मेलन है उसमें भारत शिरकत करता रहा है। और इसका थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान रखें कि भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है। तब हम बात करेंगे सम्मेलन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण, जो 36वां सम्मेलन है उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं पे। इससे पहले थोड़ा सा हम भारत के बारे में और चर्चा कर ले, हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। देखिए, भारत का आसियान के साथ न केवल आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध है। सांस्कृतिक संबंध खास करके अगर हम देखें तो ये भारत का आसियान क्षेत्र जो अभी हमने देखा, रीजन भी हमने देखा, ये भारत के लिए एक तो सबसे पहले थोड़ा सा आप मैप पे ही चर्चा करें, मैप देख करके तो ज़्यादा समझ में आएगा। आसियान का अगर देश देखें तो ये म्यांमार भारत से जुड़ा हुआ है। तो आसियान केवल भारत से जुड़ा हुआ ही नहीं है, बल्कि आसियान का अगर जैसे हम देखते हैं, ये इंडोनेशिया का अगर हम क्षेत्र की बात करें तो इंडोनेशिया से लेकर के आसियान के लगभग कंट्री ऐसे देश हैं जिसका भारत का प्राचीन काल से ही संबंध रहा है। खास करके हम बौद्ध धर्म के परिप्रेक्ष्य में और चर्चा करेंगे। इसके बाद व्यापारिक संबंध भी प्राचीन काल में रहा है, और बौद्ध धर्म के कारण एक सांस्कृतिक जुड़ाव रहा है आसियान देशों का भारत के साथ प्राचीन काल से ही। और बाद में हमने देखा कि सरकार ने इसे काफ़ी प्रायोरिटी दी, चाहे वो लुक ईस्ट एशिया के रूप में हो, और बाद में हमने उसे एक्ट ईस्ट एशिया के रूप में प्रायोरिटी दे करके और भी हम आसियान के साथ संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है। इसके अलावा जहाँ फिलीपींस है, इसके ऊपर हम जो साउथ चाइना सी है, तो यहाँ पे साउथ चाइना सी का यानी दक्षिण चीन सागर में जो विवाद है, यहाँ से भी आप देखें कि इससे जुड़ा हुआ कई सारे ऐसे देश है जिसका चीन के साथ तनाव है। तो यहाँ पर भारत के लिए राजनीतिक एवं कूटनीतिक संबंध काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इतना ही नहीं, अभी चीन के प्रति इंडोनेशिया में भी एक व्यापक प्रतिरोध देखा गया है। इसके अलावा ये सारे देश लगभग चीन से भयभीत है, खास करके चीन के आर्थिक विस्तारवादी नीति को लेकर के। यहाँ पे भारत राजनीतिक और कूटनीतिक तौर पे इन देशों के साथ अपने संबंध को चीन के प्रति एक प्रतिक्रिया के रूप में साध सकता है। तो इसलिए ये संबंध काफी महत्वपूर्ण हो जाता है भारत के साथ। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है कि आप ऐसे समझे कि कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो यहाँ चीन दक्षिण चीन सागर में जो विवाद है वो काफ़ी एक आपने देखा कि ये काफ़ी विवाद रहा है। और ख़ास करके यहाँ पे हम बात करें इसमें दक्षिण चीन सागर का, तो
जैसे हम देखते हैं वियतनाम, इसके अलावा हमारा फिलीपींस, मलेशिया, ताइवान। तो यहाँ पे आप मैप में ही देखें तो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, ये वियतनाम है। इसके अलावा आपने देखा फिलीपींस है, मलेशिया, इसके बाद ताइवान। तो ये सारे के सारे जो ये क्षेत्र है, यहाँ पे ताइवान का अलग एक रीजन हो जाता है यहाँ पे। और हमने देखा कि इसको लेकर के चीन का एक प्रतिक्रिया रहा है। और अभी हमने देखा कि इंडोनेशिया में भी चीन के प्रति, खासकर आर्थिक साम्राज्यवाद के प्रति एक व्यापक विरोध रहा है। तो इन चीज़ों को अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो प्रतिक्रिया है चीन के प्रति, चाहे वो विस्तारवादी, चीन की विस्तारवादी नीति को लेकर के प्रतिक्रिया हो, चाहे वो आर्थिक विस्तारवादी नीति को लेकर के प्रतिक्रिया हो, तो ये प्रतिक्रिया को भारत अपने राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध के रूप में साध सकता है। और ये भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है। इसके बाद हमारे लिए यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है भारत का आर्थिक संबंध में। तो थोड़ा सा भारत के आर्थिक संबंध की बात हम करें तो यहाँ पे देखें हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है म्यांमार से लगा हुआ सीमा। तो भारत सीधा सीधा आसियान से एक जुड़ा हुआ देश है और इस दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और हमने देखा कि भारत म्यांमार के माध्यम से भारत को थाईलैंड से जोड़ने वाला 4 लेन का एक त्रिपक्षीय राजमार्ग, आप याद रखें त्रिपक्षीय राजमार्ग, आप लोग एग्जामिनेशन में कोट एंड कोट करके लिखेंगे त्रिपक्षीय राजमार्ग। और ये किसको जोड़ता है? तो भारत को म्यांमार से और म्यांमार को थाईलैंड से, यानी भारत यहाँ से शुरू करके थाईलैंड तक। और ध्यान दें ये रास्ता कहाँ से जुड़ेगा, ये आप मणिपुर का जो हमारा मोहेर जगह है उसको थाईलैंड से जोड़ने का एक त्रिपक्षीय 4 लेन का रोड बनाने की बात है। ये इस पे काफ़ी भारत का अपना पॉइंट रहा है और ये भारत के लिए आसियान देश में प्रवेश का एक बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है। और ये मार्ग केवल व्यापारिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि भारत के राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। खास करके ये मार्ग, क्योंकि हम जानते हैं कि दक्षिण एशियाई देश का जो ये ग्रुप है इसमें बहुत सारे देश ऐसे हैं जिसकी अर्थव्यवस्था मुख्यतः पर्यटन पर निर्भर है। और जहाँ तक पर्यटन की बात है तो भारत बौद्ध धर्म का धर्म केंद्र सेंटर रहा है एक, खास करके बौद्ध विहार वगैरह को लेकर के, और ये बिहार के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ से एक बौद्ध सर्किट का एक व्यापक स्तर पे विकास होगा और खास करके ये बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए भी एक महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आप इसे अवश्य कोट करके लिखेंगे कि किस तरह से आसियान संबंध में बिहार का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक भूमिका हो जाता है और बौद्ध धर्म के परिप्रेक्ष्य में किस तरह से बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए भी एक महत्वपूर्ण है। और खास करके आप इस त्रिपक्षीय राजमार्ग का कोट करेंगे जिसे हमने बोला कि भारत, म्यांमार और थाईलैंड को जोड़ने का एक कनेक्टिविटी मार्ग है, ये परियोजना है। और इसके आगे हम कहाँ, जिसे हम कहाँ तक बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जिसे हम लाओस, कंबोडिया और वियतनाम तक विस्तारित करने की हमने बात किया है। तो लाओस देखिए, इसे हम लाओस तक ले जाएंगे, वियतनाम तक ले जाएंगे और साथ ही हम कंबोडिया यहाँ तक लेकर के आने का प्रस्ताव है। तो इसका मतलब है कि ये त्रिपक्षीय लेन कहाँ कहाँ से जुड़ जाएगा, आप ध्यान से देखें। और इस तरह से और भी देशों के साथ यहाँ से समुद्री मार्ग के द्वारा रास्ते खुल जाएंगे और ये यातायात और खास करके अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और ये बौद्ध सर्किट को तो ज़रूर ही बढ़ावा देगा, ध्यान रखें। और ये बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा जो हमारे लिए या इस राज्य मार्ग की बात करें तो ये केवल हमने जैसे बात किया कि आर्थिक एक कनेक्टिविटी, एक आप इसे कहें कि राजनीतिक कूटनीतिक कनेक्टिविटी भी है, आर्थिक और सांस्कृतिक कनेक्टिविटी के साथ साथ। इसके अलावा हम देखते हैं कि भारत आसियान के बीच समुद्री संपर्क भी स्थापित कर रहा है और इसमें हम कालादान मल्टी मॉडल पारगमन परिवहन परियोजना एक क्रांतिकारी कदम है, आप लोग याद रखेंगे। तो दूसरा पॉइंट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है
ये हमारे लिए हो जाता है भारत आसियान के संदर्भ में काला दान, मॉडल पारगमन मल्टी मल्टी मॉडल पारगमन परियोजना, या इसे आप परिवहन परियोजना लिखें। ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें। काला दान मल्टी मॉडल परिवहन परियोजना है, ये पारगमन परिवहन परियोजना, ये हमारे लिए दूसरा काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये परियोजना आप ऐसे याद रखें कि इस परियोजना को कोलकाता को म्यांमार से सितवे बंदरगाह से लिंक करने के साथ और इसे जोड़ना है, और इसमें साथ ही इसमें मिजोरम को भी एक नदी और स्थल मार्ग से जोड़ना है। तो इसमें हम इस परियोजना का कोलकाता को म्यांमार सितवे बंदरगाह से, तो ध्यान रखेंगे कोलकाता और ये कनेक्टिविटी म्यांमार, और इसके लिए आप याद रखेंगे ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है सितवे बंदरगाह। इसके अलावा इस लिंक को हमें मिजोरम के साथ उसे नदी और स्थल दोनों मार्ग से यहाँ से जोड़ना है। तो ये एक परियोजना कालादान मल्टी मॉडल पारगमन परिवहन परियोजना और त्रिपक्षीय राजमार्ग, ये आसियान में भारत के पहुंच को सुनिश्चित करता है। साथ ही साथ भारत आसियान के बीच में आर्थिक, सांस्कृतिक और पर्यटन को बढ़ावा देगा ही देगा। साथ ही ये भारत के राजनीतिक कूटनीति संबंध को भी एक नया आयाम देगा, और इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आगे नोट्स में देखते हैं। तो इस तरह से जब आप टॉपिक्स को समझते हैं तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और अगर मान लो अगर आपसे क्वेश्चंस पूछते भी हैं कि किस तरह से भारत आसियान को समझाना है, तो आप लोग अगर मैप बना करके समझाते हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो 36वां आसियान शिखर समिट हुआ है उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। इस सम्मेलन से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य बल कोविड-19 की चुनौतियों पर रहा, क्योंकि इससे गंभीर दुष्परिणाम के कारण सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया समेत आसियान की अग्रणी अर्थव्यवस्थाएं इस सदी की सबसे गंभीर आर्थिक मंदी का सामना कर रही है। अभी मैंने बताया कि आसियान के बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह कहा जाए तो हम टूरिज्म पे निर्भर है, लेकिन जब टूरिज्म का जब हम वहाँ पे प्रक्रिया ही बंद हो गई है कोविड-19 संक्रमण के कारण, खास करके जो लॉकडाउन हुआ, इसके परिणाम स्वरूप जो स्थिति उभर कर के सामने आई है, तो इसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि आसियान देशों की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से एक गंभीर आर्थिक मंदी के संकट से गुजर रही है। तो इस समिट का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यही था। नेक्स्ट, वियतनाम द्वारा शिखर वार्ता उपरांत आसियान राष्ट्रों के तरफ से मसौदा विज्ञप्ति में कहा कि हम क्षेत्र और विश्व पर कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के कारण आई अभूतपूर्व चुनौतियां एवं इसकी कीमत को पहचानते हैं। हम मानवीय और सामाजिक आर्थिक स्थिति पर कोविड-19 के कारण उत्पन्न चुनौतियों एवं कीमतों को समझते हैं और उन लक्षित नीतियों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है जो यह विश्वास जगाए कि आसियान इस नाजुक संघर्ष से अग्रिम मोर्चे पर लोहा लेने के लिए तैयार है। कहने का मतलब एक आत्मविश्वास के साथ कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध आसियान को खड़ा करने का एक प्रयास है, जहां पे आसियान देश अपने आप को इस चुनौती से कैसे निपटना है इस पर एक और व्यापक कदम उठाया है, उस पर हम चर्चा करते हैं। इस सम्मेलन में उच्च प्राथमिकता के तहत आसियान कोविड प्रतिक्रिया कोष
ये आप याद रखेंगे। कोविड प्रतिक्रिया कोष स्थापित किया जाएगा, जिसका प्रयोग चिकित्सीय आपूर्ति एवं सुरक्षात्मक उपकरणों की खरीद में सदस्य राष्ट्रों की मदद करना है। इस सम्मेलन में आसियान देशों द्वारा चीन की क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा के विरुद्ध एकजुटता भी प्रदर्शित किया गया है। अभी मैंने बात किया कि इसे आप कोट एंड कोट करके लिखेंगे भारत के संबंध में। भारत के राजनीतिक एंड कूटनीतिक संबंध में आप इसे जरूर करेंगे कि जिस तरह से अभी 36वां आसियान शिखर सम्मेलन में चीन के प्रति एक व्यापक प्रतिक्रिया देखा गया है, उस प्रतिक्रिया को भारत अपने राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध में एक नया आयाम दे सकता है। और ये खास करके भारत चीन के बीच उत्पन्न तनाव का एक व्यापक प्रतिक्रिया होगा। और चीन जिस तरह से भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है, भारत उसी नीति के तहत आसियान के साथ एक व्यापक संबंध बना करके चीन को घेर सकता है। और सबसे हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि अभी भारत के साथ न केवल ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूरोपीय देश खड़ा है, बल्कि तमाम देशों का नजरिया अगर भारत के प्रति एक सकारात्मक है। खास करके कोविड-19 संक्रमण के कारण जिस तरह से चीन का जो वैश्विक छवि खराब हुआ है, उसको लेकर के भारत के प्रति जहां एक सद्भावना है, वहीं चीन के प्रति एक एग्रेसिवनेस है। तो भारत इसका फायदा अपने कूटनीतिक और राजनीतिक संबंध में उठा सकता है। दूसरा, दक्षिण चीन सागर में हम देखते हैं कि अमेरिका निरंतर जो वहाँ पे तनाव है उसमें हस्तक्षेप करता रहा है और दूसरे देशों का साथ देता रहा है चीन के विरुद्ध। तो अगर भारत आसियान देशों में खास करके चीनी प्रतिक्रिया को अगर समर्थन दे रहा है और इसका अपना राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध स्थापित करने में एक गहरा, आप उसे कहे गहरी कूटनीतिक चाल चल रहा है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और हम देखते हैं कि इस क्षेत्र में हमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इन सब तमाम देशों का हमें सहयोग प्राप्त होगा। तो ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये था हमारा आज का क्लास। दोस्तों, क्लास कैसा लगा आप ज़रूर मेंशन करेंगे। अगर आप लोगों को कुछ यहाँ पे कोई डाउट हो तो कमेंट करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। साथ ही क्लास के बारे में भी ज़रूर चर्चा करें कि क्लास किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है हमारे द्वारा। यहाँ पे आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है ऑनलाइन क्लासेस के लिए कि बीपीएससी प्री 66 के लिए, जीएस मेंस और ऑप्शनल हिस्ट्री। ऑप्शनल हिस्ट्री का क्लास जल्द ही शुरू होने वाला है, तो आप लोग चाहें तो ऑप्शनल हिस्ट्री क्लास के लिए आप मेरे साथ जुड़ें। आप पहले क्लास करके देखें, अच्छा लगे तो कंटिन्यू करें। जैसे नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि यहाँ पे बीपीएससी ने पहले ही बोला था कि सिलेबस में कुछ बदलाव होगा, तो सिलेबस में क्या बदलाव होगा इसको देखने के बाद मैं जीएस मेंस का क्लास शुरू करूँगा। तो थोड़ा सा नोटिफिकेशन का इंतज़ार है जीएस मेंस के लिए, और ये करना भी चाहिए मुझे लग रहा है। लेकिन ऑप्शनल हिस्ट्री का क्लास मैं जल्द ही शुरू करने वाला हूँ, तो आप लोग चाहें तो जुड़ सकते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वॉचिंग फॉर मी।